नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास का 110 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी टीचर, सीडीपीओ इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि ये पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है। इसका पहले पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास को भी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, जो हुमायूं की पत्नी है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 में करवाया था। जो आपके हुमायूं का मकबरा है इसे दीन पनाह भी बोला जाता है। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्ज़ा गयास ने तैयार किया था। जो मीरक मिर्ज़ा गयास हैं ईरानी वास्तुकार थे। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में, इंपॉर्टेंट है, भाषा याद रखिएगा, फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिन्हें कुछ भी स्मरण है, मतलब जानकारी है, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, तो देख लीजिए। सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है 1532, चौसा का युद्ध 26 जून 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारे लिखा गया है। आप लोग चाहिएगा तो रोक के इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके देवरा का युद्ध है इसमें हुमायूं आपके जीत जाता है अफ़गानों से, जबकि जो 1539 में चौसा का युद्ध होता है उसमें हुमायूं हार जाता है शेरशाह से। ठीक है, और इसमें अपनी जान जो है निजाम नामक विस्ती के सहयोग से बचाता है हुमायूं। 17 मई 1540 को जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और इसमें जो है शेरशाह विजय होता है, हुमायूं आपके हार जाता है। उसके बाद जो है हुमायूं अपना निर्वासित जीवन इधर उधर भटक के जीते रहता है। ठीक है, उसके बाद है कि 22 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ आपका जो राज था उसे वापस दिलवा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? तो ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बोला जा रहा है, शेरशाह सूरी के द्वारा। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास ज़िले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 में होता है। तो कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति
मानसी एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लेता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसके केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदु को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो कब मिलाया? तो 1576 में मिलाता है। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, याद रखिएगा, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1576। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो उस समय भारत में शासक कौन था? तो उस समय भारत में शासन आपके अकबर था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 में एक कंपनी का गठन किया। याद रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन कब होता है? 1600 में। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया, क्योंकि इसे ईस्ट से व्यापार करना था। इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। जो अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 तक है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, आगरा में बना था, ठीक है। तो एतमादौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा डेवरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछेगा आपसे कि पित्रा डेवरा शैली क्या है? तो संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट है शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आ गया, इसी को बोलते हैं परनिचकारी या पित्रा डेवरा।
निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें ध्यान रखना है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, जो बटाई शब्द है इसका अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका था, लगान निर्धारण का तरीका था। देख लीजिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी: नस्क, मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा नकदी अथवा जब्ती, तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई के 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ठीक है। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो बनवाया गया है हुमायूं के द्वारा। इसे आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना आपके बीपीएस से कुछ आंसर दिया है, जबकि घटना चक्र कुछ और दिया है। जो बीपीएस से इसे अकबर मानता है, जबकि घटना चक्र इसे ए माना है। तो एक बार पढ़ लीजिए, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में जो इसका आंसर क्या माना है? बी माना है, अकबर माना है। नेक्स्ट है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, इसका आंसर नहीं दिया गया है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इनमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। करीब 1400 चित्र इसमें है। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर ए और सी आपके दोनों हो जाएगा। ए और सी दोनों तो हो जाएगा। ए हो जाएगा अब्दुल समद और मीर सैयद अली हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ था? अच्छा पॉइंट है। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना ये आपके अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसमें था कि व्यक्ति विशेष का चित्र पर फोकस किया जाता था और दृश्य में जो आगे वाला वस्तु होता था उसे छोटा दिखाया जाता था। बाकी से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके राज दरबारी थे? तो अकबर के राज दरबारी थे। अकबर के राज दरबारी थे, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि स्थापत्य कला जो है अपने शीर्ष बिंदु पर शाहजहां के शासनकाल में थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूराजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। राजस्व के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आईने दहसाला जैसी अन्य भूराजस्व प्रणालियाँ भी प्रचलित थी।
नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो ये किसका कथन है? ये कथन आपके विलियम फिंच का है, विलियम फिंच का है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुल्तान जैनुल आवेदीन है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया है जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 अस्पा का मतलब क्या होता है? इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सी अस्पा का मतलब है कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा जा सकता है। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कौन था? तो कांधार था, ठीक है, कांधार आपके था। अगला पॉइंट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर देख लीजिए 1638 में जो आपके है इसकी स्थापना किया गया था, है ना, निर्माण शुरू किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके लाल किला है उसका जस्ट सामने में ये लाल किला है और इस साइड में जो है आपके जामा मस्जिद है, उसका भी निर्माण कौन करवाता है? तो शाहजहां ही करवाता है, शाहजहां ही करवाता है, ध्यान से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने बोला है शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल का स्वर्ण युग बोला है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम इसका अर्थ है। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वालों की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि इस्लाम के राज के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था पटना में। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि इनकी मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी था। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो किसे इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? उसका नाम क्या है? तो मुहम्मद शाह उसका नाम है, मुहम्मद शाह उसका नाम है। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुग़ल सेना को पराजित किया। याद रखिएगा करनाल युद्ध। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह ने अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफिया, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के ज़वरात, कोहिनूर तथा तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया?
तो किसे दाखिल होने नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने नहीं दिया था। ठीक है ना, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए कि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, है ना, 1803 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। ठीक है, इसी में आप जो पद्मिनी वाला कहानी है पढ़ते हैं, है ना। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में जो मुख्य काजी था इसका क्या काम था? तो एक तरीके से मुख्य न्यायाधीश था। इसका काम था न्याय करना इसका काम था। ठीक है ना, आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुख्य काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को, है ना, जिसका संबंध कहाँ से था? तो मोरक्को देश से उसका संबंध था। तो मुख्य काजी या काजी उल कुजात एक प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश है उसका संस्थापक आपका बाबर है ना। कब करता है? तो 1526 ईस्वी में करता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगला पॉइंट है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो खिलजी वंश है उसका प्रथम शासक है जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश की स्थापना कब होता है? तो 1290 में होता है। 26 जून 1539 को शेर शाह एवं हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो चौसा में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें शेर शाह का विजय रहता है। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में आपके समाप्त होता है। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया, पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 लड़ा गया। साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में आपके होता है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की है? किसके द्वारा किया गया है? तो दरिया साहब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरेज की शुरुआत की है? जबकि जो नवरेज है इसकी शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। जबकि बलबन है इसका शासनकाल 1266 से 1286 तक इसका शासनकाल रहता है। जो बलबन है अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नवरेज है ये आपके ईरानी त्यौहार है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया गया है उत्तर भारत में बनाया गया था। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो देखिए, बारूद का आगमन पहले ही हो चुका था, आप विजयनगर साम्राज्य में देख सकते हैं। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी पहले हो चुका है सल्तनत काल में। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? तो किस बंदरगाह को बोला जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद होगा ये शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ताकि जो उसके राज है उसके राज में सामान का रेट आपके कम रहे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो 1565 में आपको याद रखना है जो युद्ध लड़ा गया है उसे बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं? तालीकोटा का युद्ध। और इसी को बोलते हैं राजसी तगड़ी युद्ध भी बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना, जो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एक साइड, जबकि जो विजयनगर की सेना आपके एक साइड रहती है, इसमें विजयनगर की आपके हार हो जाती है, जबकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की जीत होती है। इसके बाद जो आपके हम्पी शहर है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है और बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। और आपको बता दें कि इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य के एक योग्य सेनापति थे राम राय, इनकी मौत हो जाती है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1582 में किया गया था। तो टोटल 110 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद आधुनिक भारत को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी आपके पार्ट बाय पार्ट आपके अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।